गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने ऑप्बो प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, उसमें 1 नंबर रूल पढ़ा था पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ। दो इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। 2 नंबर पे पढ़ा था हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लो। इसमें ये कहा कि जब तक सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन सभी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में नहीं आ जाए तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती। अब ये तो अपने पढ़ लिया था, इसमें नोट डाल के लिखना है कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन पे हुन्स रूल रिक्वायर्ड नहीं होता। तो किस पे नहीं होगा? फर्स्ट एंड लास्ट टू। एक तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे, एक लास्ट टू कॉन्फ़िगरेशन पे इस रूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे मैं S की बात करूं, S में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो S1 S2 ये फर्स्ट हो गया और ये लास्ट 2 हो गए। ये लास्ट है तो ये सेकंड लास्ट हो गया। P की बात करें, फर्स्ट होगा P1, P में 6 तक आ सकते हैं, तो फर्स्ट P1, लास्ट 2 कौन से होंगे? P5 एंड P6। D की बात करें, फर्स्ट कौन सा होगा? D1, लास्ट 2 कौन से होंगे? D9 D10। F में फर्स्ट F1, लास्ट 2 F13 F14। इन पे हुन्स लॉ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे समझना, मैं S1 की बात करूं, S1 इसको हुन्स लॉ और विदाउट लॉ भरो, ऐसे तो आएगा। ये हुन्स लॉ से, ये विदाउट लॉ से। S2 फिलअप करना है, ऐसे तो फिलअप करोगे कि रूल लगाए या ना लगाए। P1 देखना, P1 में 3 ऑर्बिटल्स है। P1 ऐसे तो भरोगे कि लॉ लगाए या नहीं लगाए। P5 आया तो लॉ से ऐसे भरेंगे 1 2 3 4 5, विदाउट लॉ 1 2 3 4 5। कोई इफेक्ट आया क्या? कोई इफेक्ट नहीं। P6 लॉ से भरे 1 2 3 4 5 6, विदाउट लॉ 1 2 3 4 5 6, कोई चेंज नहीं। ऐसे आप चेक कर लेना, D1 D9 D10 F1 F13 F14, इन पे रिक्वायरमेंट नहीं। अब अदर कोई कॉन्फ़िगरेशन दे दूं, जैसे मान लो मैंने P4 दे दिया, P4 इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटी है। हुन्स लॉ लगाए 1 2 3 4, विदाउट लॉ 1 2 3 4, ये डिफरेंट आ गया, ये सही है, ये गलत। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट 2, फर्स्ट लास्ट 2, फर्स्ट लास्ट 2, फर्स्ट लास्ट 2, इस पे इस लॉ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट समझना, थर्ड N+L लो, L रूल, N+L रूल, ये मेन इंपॉर्टेंट काम का है। N का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L का मतलब है एजिम्यूटल क्वांटम नंबर। अब ये रूल क्या है, उससे पहले आप इस डायग्राम को समझना। S1 से स्टार्ट होता है तो इसको मैंने लिख दिया, 1 से स्टार्ट होगा 1S, इसके बाद आएगा 2S, उसके बाद ले लिया 3S, देन आफ्टर 4S, देन 5S, 6S और लास्ट 7S। P कहाँ से स्टार्ट होगा सबको पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 से, 2P
3p 4p 5p 6p, ऐसे आगे कंटिन्यू चलता जाएगा 7p वगैरह। D स्टार्ट होता है 3D से, 3D 4D 5D। F स्टार्ट होगा 4F से। अब आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में पहले इंटर करेगा, हाई एनर्जी लेवल में बाद में। अब वो जिसमें पहले इंटर कर जाए उसकी एनर्जी लो है, तो ये इलेक्ट्रॉन S से इंटर करेगा। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएंगे। जितनी S की कैपेसिटी है, S की 2 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है, 2 पूरे फुलफिल हो जाए फिर आगे बढ़ेगा। फिर ये बेक होकर के वापस आया, ऐसे समझना। टू एस पूरा फुलफिल हो जाएगा, तब इसमें आएगा वापस टर्न होकर के 2p देन 3s। अब आगे के मैं डायरेक्ट क्रॉस कर देता हूं ऐसे, इस तरह से। ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, इस तरह से। सबसे पहले 1s में आएगा, देन 2s पूरा फुलफिल हो जाए, फिर 2p 3s, इस तरह से। अब मैं इनके लिए n प्लस l की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, समझना। 1s के लिए n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू s के लिए 0 है, n प्लस 1 कितना हुआ 1। 2s के लिए चेक करना, 2 प्लस 0। 2p के लिए चेक करना, 2 प्लस 1, l की वैल्यू p के लिए 1 है 3। 3s के लिए चेक करना, 3 प्लस 0 3। इतने बहुत है, आगे ये इंक्रीज होता जाएगा। तो ध्यान से देखना, मिनिमम n प्लस l 1s के लिए 1 आया, बाकी इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहले वहां इंटर होगा जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू मिनिमम हो। तो n प्लस l रूल क्या बना, इलेक्ट्रॉन वहां पहले इंटर होगा जिसके लिए n प्लस l मिनिमम हो। n प्लस l क्या हो, मिनिमम। अगर मान लीजिए n प्लस l सेम हो गया, n प्लस l सेम, अब पहले कहां इंटर होगा वो चेक करना है अपने को। तो इस डायग्राम से चेक करो, यहां देखो n प्लस l सेम है, 2p और 3s के लिए n प्लस l सेम है। इलेक्ट्रॉन पहले किस में इंटर हो रहा है, 2p, और बाद में 3s। तो जब ये दोनों n प्लस l सेम आ जाए तो पहले वहां इंटर होगा जिसके लिए n की वैल्यू मिनिमम हो। n की वैल्यू क्या हो, मिनिमम। जैसे ये समझना, यहां से ले रहा हूं 3 प्लस 2, d के लिए l की वैल्यू होती है 2। इसमें देखो 4 प्लस 1, इसमें देखो 5 प्लस 0। एक लाइन पे आने वालों के लिए n प्लस l सेम होता है। देखो 5 5 5, तो पहले वहां इंटर हो रहा है जिसके लिए n कम है, 3, फिर 4, फिर 5। सेम इसमें देखो 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 0 7। तो पहला मेन रूल ये बना कि इलेक्ट्रॉन वहां इंटर करेगा जहां n प्लस l मिनिमम हो। अगर n प्लस l सेम हुआ तो वहां इंटर करेगा जिसके लिए n मिनिमम होना चाहिए। बस इतना सही रूल है ये, और इसी रूल को अप्लाई करते हुए अपने ये डायग्राम बनाया है। अब इस डायग्राम में ध्यान से समझना बात वापस, जहां पे एक ऑर्बिट फुलफिल हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट में इंटर होंगे तो उससे पहले इनर्ट गैस आएगी। जैसे 1s पूरा कंप्लीट फुलफिल्ड हो जाएगा तो यहां पे इनर्ट गैस आ जाएगी हीलियम। 2p फुलफिल हो जाएगा तो इनर्ट गैस आएगी नियोन। 3p में आएगी आर्गन, यहाँ आएगी क्रिप्टॉन, यहाँ आएगी जीनॉन, और यहाँ आएगी रेडॉन। इनका क्या यूज है इनर्ट गैस का यहाँ लिखने का, ये डायग्राम बनाना है आपको n प्लस l रूल में।
ये जो इनर्ट गैस है पी वालों में है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, केवल एक 1s में थी हीलियम है। अब इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं वो समझना। एटॉमिक नंबर 1 पे आएगा अपने पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, जो एटॉमिक नंबर वो इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अपने यहां से फुलफिल करते हुए चलेंगे। इसमें आएगा 1s में 1s1। 2 नंबर पे हीलियम है, 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में आ जाएंगे 1s2। 3 नंबर पे लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी कैपेसिटी हाईएस्ट 2 की है, तो 2 से ज्यादा आएंगे नहीं, तो 2 इसमें आ जाएंगे। 3rd इलेक्ट्रॉन टर्न करके 2s में आएगा, तो क्या बना 1s2 2s1, यही बना। अब देखो जब ये फुलफिल हो गया तो आप 1s2 नहीं लिख के हीलियम लिख दो और आगे 2s, ऐसे समझो ये दोनों इक्वल है। देखो 1s2 किसके इक्वल है, हीलियम के, तो मैंने यहां से 1s2 को रिप्लेस किया और यहां पे हीलियम लिख दिया He 2s1। अब देखना ध्यान से, ये 1s1 था, ये 2s1 है, इसका मतलब ये सेम ग्रुप में आएंगे, आउटर कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अब मान लीजिए मैंने इसकी बात की लिथियम के बाद बेरिलियम, तो ये तो सेम ही रहेगा, हीलियम यहां हो जाएगा 2s2। अब मैंने बोरोन की बात की 5 नंबर पे, बोरोन, बोरोन का मतलब हीलियम तक तो 2 आ गए, 2s2 अपने पहले से बराबर 4 हो गए। अब 2s पूरा फुलफिल हो गया, नया इलेक्ट्रॉन किस में इंटर होगा, आने वाला 2p में, 2p1। अब जब तक p फुलफिल नहीं हो जाए तब तक इसी में चलेगा। देखो 6 कार्बन, हीलियम, 2s2 2p2, 7 नंबर पे नाइट्रोजन, हीलियम 2s2 2p3, इसको भी ऐसे लिख देता हूं अलग करके 2p2। 8 नंबर पे आया मेरे पास ऑक्सीजन, हीलियम 2s2 2p4। 9 नंबर पे आया फ्लोरीन, हीलियम 2s2 2p5, ये 2 अलग करके लिखता हूँ 2p4। 10 नंबर पे मेरे पास आया नियोन, हीलियम 2s2 2p6। अब जैसे मैं 11 नंबर पे जाऊंगा तो देखो p में 6 से ज्यादा आ नहीं सकते, तो 11 नंबर पे अगर मुझे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो सोडियम के लिए क्या आएगा समझना, 1s2 2s2 2p6 3s1। जब 3s में इंटर कर गए तो पहले यहां तक लिखने की जरूरत नहीं, सीधा नियोन लिख दो। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये सेम वापस आ जाएगा 3s1, जैसे 1s1 2s1। यहां मैंने मान लीजिए नंबर लिखा 11, यहां पे मैंने ले लिया सोडियम, सोडियम, तो 10 नंबर तक तो आपका कॉन्फ़िगरेशन आ गया नियोन, उसके बाद आ जाएगा 3s1। जैसे यहां था हीलियम 2s1, तो 2 से नेक्स्ट ऑर्बिट आ गया 3 और नेक्स्ट इनर्ट गैस आ गई नियोन। सेम ये वाला यहां मैग्नीशियम की बात करें Mg 12 नंबर पे, Mg हीलियम की जगह हो जाएगा नियोन, 2s की जगह हो जाएगा 3s2। ऐसी अब मैं इनकी बात करूं समझना, 13 14 15 16 17 18, इनके जस्ट नीचे जो आते हैं वो एलिमेंट लिखने हैं। बोरोन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। देखो एल्यूमिनियम,
सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। क्या चेंज करना वो समझना। एक तो ये इनर्ट गैस चेंज करनी है, हीलियम की जगह नियोन। नियोन चाहे आप भर के देख लो, इससे भरोगे तब भी यही आएगा। दूसरा चेंज, सेकंड ऑर्बिट की जगह आपको थर्ड ऑर्बिट यूज करना है। सेकंड की जगह कौन सा ऑर्बिट? थर्ड। 3s2 3p1, 3s2 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p4, 3s2 3p5, 3s2 3p6। यहां तक पूरा फुलफिल हो गया 3p6 आर्गन तक। अब जैसे ही आप 19 नंबर पे इंटर होंगे पोटेशियम, तो सबसे पहले तो 18 तक तो आर्गन आ गया और 4s1 वापस सेम आ गया, सोडियम वाले ग्रुप में आ गया पोटेशियम 4s1। 20 नंबर पे जब आप कैल्शियम की बात करोगे तो आर्गन 4s2। अब 4p नहीं आएगा, पहले देखो 4s फुलफिल हो गया, इसके बाद 4p नहीं आएगा, पहले 3d आएगा। 4s और 4p के बीच में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था 3d है। इलेक्ट्रॉन 4s के बाद आएंगे 3d में, बट इलेक्ट्रॉन आने के बाद 3d को 4s से पहले लिखना है। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं इन ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करूं 21 से लेकर के 30 तक, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। मैं 18 तक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। 18 तक ये एलिमेंट लिख दिए मैंने, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 18 तक आएगा आर्गन। आर्गन के बाद 20 तक आएगा 4s2 और यहां लिख दूंगा मैं 3d। आता 4s के बाद लिखना पहले क्योंकि ऑर्बिट कम है। यहां पे हो गया मेरे पास आर्गन 3d 4s2, आर्गन 3d 4s2, सब में सेम वर्गो। आर्गन 3d10 3d 4s2 सब सेम आएंगे। आर्गन 3d 4s2, 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 आर्गन 3d 4s2। यहां तक मैंने सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन फुलफिल किए। 18 तक आर्गन 2s में, d के रिमेनिंग है। अब आपको ये चेक करना है 20 में कितना ऐड करें कि उस एटम का एटॉमिक नंबर आ जाए। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, तो 20 में 1 ऐड करना पड़ेगा। 23 में 3 ऐड करना पड़ेगा। 28 का मतलब 8 ऐड करना है। तो जितने ऐड कर रहे हो वो डी में इलेक्ट्रॉन भर दो। तो 21 में डी में इलेक्ट्रॉन होगा 1, 2, सीक्वेंस से चल जाओ फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुछ नहीं किया मैंने। आर्गन 3d 4s2 तक भरा हुआ था, डी में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2 ऑप्बो प्रिंसिपल के एक्सेप्शन आएंगे इसमें। एक एक्सेप्शन आएगा क्रोमियम, एक एक्सेप्शन आएगा कॉपर।
इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, इन दोनों के अलावा कोई से नहीं आते। चाहे कंपटीशन में देख लेना, सबसे ज़्यादा ये आते हैं। ये एक्सेप्शन क्यों हुए इसके लिए अभी अपने आगे पढ़ेंगे। अब यहां तक तो आपकी बात समझ में आ गई। N+L रूल क्या है? वहां इलेक्ट्रॉन फर्स्टली इंटर होगा जहां N+L मिनिमम हो। अगर N+L सेम हुआ तो वहां इंटर होगा जहां N मिनिमम हो। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें S से समझना रूल नंबर 4, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ filled एंड fulfilled ऑर्बिटल्स। जहां पे भी हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड की बात आ जाए वहां लिखना है आपको मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर मान लीजिए हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है तो वो कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होंगे। क्यों होंगे ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट अपने अभी करेंगे क्योंकि कंपटीशन में काम आएगा। बट अभी 11th बेस पे इतना याद रखो, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर अदर कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उस कॉन्फ़िगरेशन में रहना पसंद करेगा एलिमेंट। तो हाफ फील्ड समझना, S के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन S में 2 आ सकते हैं, तो हाफ फील्ड होगा S1, फुल फील्ड होगा S2। P में हाईएस्ट 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हाफ फील्ड होगा P3, फुल फील्ड होगा P6। D में 10 आ सकते हैं तो हाफ फील्ड होगा D5, फुल फील्ड होगा D10। F में 14 आ सकते हैं तो हाफ फील्ड F7, फुल फील्ड होगा F14। अगर कहीं पे भी आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिल रहे हो तो याद रखना ये मोर स्टेबल होंगे। इसका मतलब एलिमेंट इस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना चॉइस पसंद करेगा। तो अब यहां से इस चीज को समझ के वापस थोड़ा बैक होते अपने यहां आ जाओ। इनमें आप चेक करो, अगर S का एक इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर हो जाए, S का एक इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर हो जाए जिससे हाफ फील्ड D5 या फुल फील्ड D10 हो जाए, तब तो S का D में ट्रांसफर करना है हाई स्टेबिलिटी के लिए, अदरवाइज नहीं करना। तो देखो S का इलेक्ट्रॉन D में आने से D5 या D10 नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें बन जाएगा। इसमें देखो अभी ये तो स्टेबल है, फुल फील्ड है, बट ये न तो हाफ फील्ड है न फुल फील्ड है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए S का एक इलेक्ट्रॉन D में इंटर कर जाएगा, तो यहाँ S में 1 हो जाएगा, D में 5 हो जाएंगे। सेम इसमें देखो एक आने से D5 या D10 नहीं होगा, ये पहले से ही स्टेबल है D5, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें हो जाएगा। देखो तो यहां से S का एक इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर कर दो, S1 D10। अगर आप इसको इस रूल से D9 4s2 या D5 4s2 लिख के आगे तो वो गलत है। इन दोनों के लिए ये लिख के आना है, ये ऑप्टबो प्रिंसिपल के एक्सेप्शन है। ऐसे मान लीजिए जिस ग्रुप में निकेल आता है उसी ग्रुप में PD आता है, इसके नीचे ऐसे समझना, निकेल इसके नीचे आता है PD। तो निकेल का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3D8 4s2। तो इससे एक ग्रुप नीचे है तो इसके आगे वाली गैस लिख दो, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, एक ऑर्बिट बढ़ा दो 4D5s। बट कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, यहां 4D8 5s2 नहीं है, इसके लिए 4D10 5s0 है। ये कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऐसी सिल्वर के लिए D10 हो जाएगा, कॉपर के नीचे आता है वो तो कॉपर वाला सेम हो जाएगा जैसे कॉपर में लिया है आर्गन 3D10 4s1, इसके नीचे Ag आता है तो Ag में हो जाएगा क्रिप्टॉन
4d 10 5s 1। बट यहाँ थोड़ा चेंज है, ये आपको ये अभी नहीं पढ़ने हैं, ये आपके अलग अलग ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वहाँ इनका डिस्कस करेंगे। अभी तो आप 30 तक याद रखो। आप अपनी बुक से 118 एलिमेंट तक कॉन्फ़िगरेशन इससे बना सकते हो। कुछ एक एक्सेप्शन मिलेंगे, एक्सेप्शन को छोड़ के सभी से बना सकते हैं। अब अपने बात करें हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड के स्टेबिलिटी की। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होंगे वो मोर स्टेबल होंगे। क्यों होंगे वो समझना। स्टेबलाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी कॉन्फ़िगरेशन उतना स्टेबल होगा। स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है एक्सचेंज एनर्जी माइनस पेयरिंग एनर्जी, इक्वेशन नंबर 1। स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ एक्सचेंज कर सकता है, और पेयरिंग एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा आएगा तो उसको ये इलेक्ट्रॉन रिपल्ड करेगा। उस रिपल्सन को खत्म करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो इसमें यहाँ आ जाएगी पी। ये पेयरिंग एनर्जी, पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर बनने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी पेयरिंग एनर्जी है। अब इसको समझो। स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल होगी एन के माइनस एक्स पाई, इक्वेशन नंबर 2 और 1 एक ही है। अब एन क्या है वो समझना। पॉसिबल नंबर ऑफ स्पिन्स इन पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो सेट दे रखा है उस सेट में पैरेलल स्पिन वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनमें पॉसिबल एक्सचेंज स्पिन कितने हो सकते हैं। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है n-1/2। n क्या होगा, सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन लेने हैं के जो इलेक्ट्रॉन का सेट दिए है उसकी एवरेज एक्सचेंज एनर्जी है। के क्या है, एवरेज एक्सचेंज एनर्जी। मैं यहां लिखूंगा बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लिख लेना अपनी कॉपी में। के क्या है, एक्सचेंज एनर्जी ऑफ द पैरेलल सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेड, कितने इलेक्ट्रॉन पेड है। पाई पेयरिंग एनर्जी, पाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयरिंग एनर्जी। अब इसको फाइंड कैसे करें वो समझना। जैसा मान लीजिए मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन लिया, P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6। P1 को मैं ऐसे फुलफिल करूंगा 3 ऑर्बिटल्स में, हुंड के लॉ से 1, ये ऐसे आएंगे 2, ये मेरे पास ऐसे आ गए 3। मैं सब में भर के बता रहा हूँ, आपको सब में भरने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन में आएगा ये, उससे पहले तो आपके आएगा नहीं कभी। 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5, लास्ट 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट वाले में देखना, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं, तो n की वैल्यू समझो, 1 -1/2 कितना आएगा, 0। तो n की वैल्यू 0, n के 0 इंटू के प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेड। एक इलेक्ट्रॉन है वो अनपेड है, पेड नहीं है, तो नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन 0 इंटू पाई। टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आई, 0। इस फॉर्मूले से ये 0 था, ये 0 था, तो ये ऑटोमेटिक 0 हो गया। स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे कम आएगी 0।
इसमें देखो n की वैल्यू 2 है, तो यहां मैंने लिखा 2, यहां 2 माइनस 1 आएगा 1/2, 1 इंटू के प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन पेड है 0, कितना आएगा 1k। k क्या है? एवरेज एक्सचेंज एनर्जी। P3 में देखो सीधा ही कर दूं अब तो n की वैल्यू 3 इंटू 2 6/2 3, यहां कितना आ गया 3 इंटू के माइनस कोई इलेक्ट्रॉन पेड नहीं है 0 इंटू पाई 3k। ये हाईएस्ट आ गई हाफ फील्ड के लिए, इससे भी ज्यादा आएगी फुल फील्ड के लिए। अब आगे देखना N4। पहले मैं क्लॉकवाइज के लिए n की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि यहां टोटल दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन के लिए n काउंट करना है। तो क्लॉकवाइज में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 2/2 कितना आ जाएगा 3। अब अपोजिट स्पिन वाले देखना, अपोजिट साइड में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 माइनस 1 0/2 इज इक्वल टू 0। टोटल कितने हुए 3, तो यहां आ जाएगा 3 इंटू के माइनस। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है एक, देखो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये पेयरिंग कर गया, तो 1 इंटू पाई इज इक्वल टू 3k माइनस 1 पाई। अब ध्यान से देखो, इसके कंपेयर में ये वाली एनर्जी लेस है, ये भी लेस थे सारे। इसका मतलब हाफ फील्ड वाला इनके कंपेयर में मोर स्टेबल है। अब आगे वाला देखो 5 वाला, इस डायरेक्शन में 3 है, फाइंड कर दिया। अपोजिट में 2 है, 2 इंटू 2 माइनस 1 1/2 इज इक्वल टू 1। n की टोटल वैल्यू होगी 4, तो यहां पे आएगा 4 इंटू के माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर है 2 1 2 इंटू पाई 3k माइनस 2 पाई। P6 में देखना, इस साइड में 3 है, तो 3 इंटू 2/2 3, इधर भी 3 है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू के माइनस 3 पाई, 6k माइनस 3 पाई। पाई के कंपेयर में k की वैल्यू ज्यादा होती है, तो देखो ये 3k, ये वाला 3k, ये 3k प्लस 3k माइनस 3 पाई। अब मैं कह रहा हूं k ज्यादा है पाई से, तो 3k 3 पाई से थोड़ा ज्यादा होगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो हाईएस्ट स्टेबल कौन होगा P6। उसके बाद 2 नंबर पे कौन आएगा हाफ फील्ड, और बाकी अदर कॉन्फ़िगरेशन। 2D के और लिख के बता देता हूं, 2 या 3, एक D5 का लिख देता हूं, एक D6 के लिए और एक D10 के लिए। बहुत है, ये मैंने लिखा D5 के लिए। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3 4 5। ये मैंने लिया D6 के लिए 1 2 3 4 5 6। ये मैंने लिया D10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां n की वैल्यू आएगी 5 ब्रैकेट में 5 माइनस 1 4 हो गया, 4 इंटू 5 20 20/2 10k माइनस कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है 0 इंटू पाई 10k। 6 में देखो एक साइड में 5 है, तो ये तो 10k हो गया, दूसरी साइड में केवल 1 है, तो 1 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर है 1, इसका मतलब ये हो गया 1 पाई
तो 10k माइनस पाई, इसमें 10k था, इसमें 10k में से पाई कम होगा, इसका मतलब ये लेस स्टेबल है D5 से। D10 में देखो 5 एक साइड में और 5 अपोजिट, तो ये 10 + 10 हो जाएगा 20k माइनस सारे पैर हैं 5 पाई, ये फुल फील्ड के लिए। इस तरह से आप और भी फाइंड कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक समझना, एनर्जी लेवल पूछा जाए आपसे, एनर्जी लेवल। अगर मैं एनर्जी लेवल हाइड्रोजन के लिए बात करूं कि हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक लेवल क्या आएगा, तो हाइड्रोजन की एक्सप्लेनेशन बोर ने कर दी थी। बोर एटॉमिक मॉडल मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे अप्लाइड हुए थे, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन था। तो बोर हाइपोथेसिस, बोर एटॉमिक मॉडल से एनर्जी फाइंड करनी है, और वहां फॉर्मूला था Z² n² × 13.6। तो एनर्जी केवल n पे डिपेंड करेगी, सब ऑर्बिट पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इसके एनर्जी का लेवल S आएगा, समझना। सबसे कम एनर्जी होगी 1s की, उससे ज्यादा एनर्जी होगी 2s और 2p की, और इनकी एनर्जी सेम होगी। किसकी सेम है? 2s और 2p की। इससे ज्यादा एनर्जी होगी थर्ड ऑर्बिट की, 3s 3p एंड 3d। इससे ज्यादा होगी, ऐसे आगे चलते जाएंगे, यहां आ जाएगा 4s 4p 4d 4f, सेम लेवल पे। ये तो हाइड्रोजन के लिए। अदर्स के लिए क्या आएगा एनर्जी लेवल, वो समझना। हाइड्रोजन के अलावा जो है, हाइड्रोजन के अलावा जो भी है उन पे आपको n+l रूल अप्लाई करना है, ये वाला, इस रूल से लेना है। तो सबसे कम एनर्जी 1s की होगी, उससे ज्यादा 2s की होगी, उससे ज्यादा 2p, उससे ज्यादा 3s, उससे ज्यादा 3p, उससे ज्यादा 4s। मतलब ये लेवल आ जाएगा n+l वाला, ऐसे। सबसे पहले कौन आएगा? 1s, इससे ज्यादा कौन आएगा? 2s, इससे ज्यादा कौन आएगा? 2p 3 ऑर्बिटल्स, इससे ज्यादा कौन आएगा? 3s, इससे ज्यादा कौन आएगा? 3p, इससे ज्यादा कौन आएगा? 3p के बाद 4s, इससे ज्यादा आएगा 3d। चेक कर लो, मैंने n+l रूल से लिखा है, देखो 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3। सेम आती, पहले इलेक्ट्रॉन वहां आएगा, लो एनर्जी उसकी होगी जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। यहां देखो 3 + 1 4 + 0 4 4, n कम है उसकी एनर्जी कम। फिर यहां देखो 5 + 2 5, फिर और आगे बढ़ते तो इसके बाद आ जाता 4p, नेक्स्ट वो चलते जाते। तो ये हाइड्रोजन के लिए तो केवल n की वैल्यू चेक करनी है ऑर्बिट की, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेम चलते, सब ऑर्बिट में कोई डिफरेंस नहीं करना है। और अदर कोई भी आए तो सब ऑर्बिट में भी डिफरेंट होगा। इस तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने कंप्लीट चैप्टर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे, या ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन वाला करेंगे, जो भी देख लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।